हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने विधायी संबंध और प्रशासकीय संबंध के बारे में पढ़ा। आज मैं आप लोगों को केंद्र राज्य संबंधों पर वित्तीय संबंध के बारे में बताने जा रहा हूं। केंद्र राज्य संबंध, वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंधों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 264 से लेकर 293 तक किया गया है। 293 तक किया गया है। अनुच्छेद 264 से 293, जबकि विधायी संबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 245 से 255 तक किया गया है। प्रशासकीय संबंधों का उल्लेख 256 से 263 तक किया गया है। वित्तीय संबंधों का उल्लेख 264 से 293 तक किया गया है। आइए आपको हम बताते हैं कि वित्तीय संबंध होता क्या है। वित्तीय संबंध, वित्त का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा, यानी कि फाइनेंशियल संबंधी, रुपए पैसे, यानी कि जो हमारा भारत संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। हालांकि समय समय पे एकात्मक भी हो जाता है और अध्यक्षात्मक भी हो जाता है, संसदीय भी है, संसदीय, लेकिन मूल रूप से जो हमें दिखाई देता है भारतीय संविधान, वह संसदीय शासन प्रणाली है और यह संघात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि यूनियन। तो इस चूंकि हमारे भारतीय संविधान में अनुसूची 7 में संघ और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुछ हमारे संघ सूची, चूंकि शक्ति विभाजन जो है वह सूचियों के आधार पर किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्रीय संसद को होता है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य विधानमंडल को होता है। समवर्ती विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है। लेकिन एक ही विषय पर यदि राज्य विधानमंडल भी कानून बनाती है और उसी विषय पर केंद्रीय संसद भी कानून बनाती है, तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है? निरसित हो जाता है। अवशिष्ट विषयों पर अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र को दिए गए हैं। अवशिष्ट विषयों पे, यानी कि जो न तो संघ सूची में है, न तो राज्य सूची में है, न तो समवर्ती सूची में है, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को प्राप्त है। इसी तरह से हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 12 अनुच्छेद 264 से लेकर 293 तक करों का बंटवारा किया गया है। कर का बंटवारा किया गया है, यानी कुछ ऐसे कर होते हैं जो संघ सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं और कुछ ऐसे कर होते हैं जो राज्य के द्वारा लगाए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये जो कर का विभाजन होता है यह दो आधारों पे होता है। एक संघीय कर होता है, दूसरा राज्य का कर होता है। यानी कि कर कितने होते हैं? कर, टैक्स। एक संघीय कर, दूसरा राज्य कर। जो संघीय कर हैं यह संघ सूची में दिए गए हैं, संघ सूची में दिए गए हैं। राज्य के जो कर हैं यह राज्य सूची में दिए गए हैं, राज्य सूची में दिए गए हैं। तो ये जो संघीय सूची में जो वर्णित हैं विषय हैं वह प्रविष्टि 82 से 92 तक है। यह क्या है? प्रविष्टि 82 से 92 तक है। इनमें 14 विषय दिए गए हैं। कुल कितने विषय दिए गए हैं? 14 विषय दिए गए हैं। जबकि राज्य सूची में वर्णित जो विषय हैं वह प्रविष्टि 45 से लेकर प्रविष्टि 63 तक है। प्रविष्टि 45 से
63 तक हैं। और इसमें कुल विषयों की संख्या कितनी है? कुल विषयों की संख्या इसमें है 19 है, या 19 विषय हैं, और इसमें 14 विषय हैं। 19 विषय और 14 विषय हैं। तो इस तरह जो राज्य का वित्तीय, राज्य के वित्तीय संघ और राज्य के वित्तीय संबंधों का बंटवारा किया गया है, वह 2 आधारों पर किया गया है। पहला आधार है कि पहला क्या आधार है? कराधान की शक्तियों का विभाजन। कराधान की शक्ति, कराधान की शक्ति का विभाजन। दूसरा आधार है राजस्व वितरण का विभाजन। राजस्व, दूसरा आधार है राजस्व वितरण का विभाजन। ये जो कराधान की शक्तियों का विभाजन है, यह अनुच्छेद 265 में दिया गया है। अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 265 यह कहता है कि कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही आरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि जो एक टैक्स लगाया जाएगा, यह विधि बनाकर लगाया जाएगा, विधि, कानून बनाकर लगाया जाएगा, विधि, कानून बनाकर लगाया जाएगा। कोई अन्य तरीके से कर नहीं लगाया जा सकता है। कर लगाने के लिए संसद में अधिनियम बनाना पड़ता है, उस अधिनियम के अधीन कर लगता है, यानी कानून बनाकर ही कर को आरोपित किया जाता है। किसी कार्यपालिका के द्वारा या प्रशासकीय आदेश के द्वारा कर नहीं लगाया जाता है। जैसे कि जो सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे कि कोई ऐलान कर दे, कोई घोषणा कर दे कि इस पर कर लगेगा, तो इस तरह से नहीं हो सकता है। केंद्र की कार्यपालिका अगर चाहे कि अमुक वस्तुओं पर इस प्रकार का कर लगे, तो ये नहीं हो सकता है। इसको विधि बनाकर ही अधिरोपित किया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि संघ सूची में कितने हैं? 14 विषय हैं। प्रविष्टि संख्या 82 से लेकर 92 हैं। और राज्य सूची में कितने हैं? राज्य सूची में 45 से 63 तक कुल 19 विषय हैं। तो इन विषयों पर कौन कर बनाता है? इस पर संघ सरकार कर बनाती है। जो संघ सूची के विषय हैं वह संघ सरकार कर लगाती है। और राज्य सूची पे वर्णित जितने विषय हैं 19 विषय हैं, इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन देखिए, लेकिन यदि कोई ऐसा विषय है जो न तो संघीय सूची में है और न राज्य सूची में है, तो वह अवशिष्ट विषयों में आ जाता है। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय, करों के संबंध में कोई भी समवर्ती विषय नहीं है, समवर्ती सूची नहीं है। और जो अवशिष्ट विषय हैं यह केंद्र को प्राप्त हो जाता है, केंद्र को प्राप्त हो जाता है। अवशिष्ट विषय केंद्र को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि उपहार कर और व्यय कर, इस पर केंद्र सरकार, इस पर अधिकार किसका है? केंद्र को अधिकार है, केंद्र सरकार को अधिकार है इस पर उपहार कर और टैक्स, उपहार कर और व्यय कर, व्यय कर, इस पर कानून बनाती है कौन? केंद्र सरकार कानून बनाती है। केंद्रीय संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है और कानून बनाकर इस पर कर लगाया जाता है। अब देखिए, अब ये राजस्व का, अभी तक मैंने आपको बता दिया कि कराधान की शक्तियों का विभाजन कैसे होता है, यानी कि कर कौन लगाता है। एक संघ सूची हो गया और दूसरा राज्य सूची हो गया। संघ सूची के जितने भी विषय हैं, पृष्ठ संख्या 82 से लेकर पृष्ठ संख्या 92 तक, उस पर कर लगाती है संघ सरकार। और राज्य सूची के अंतर्गत जितने विषय हैं, पृष्ठ संख्या 45 से पृष्ठ संख्या 63 तक कुल 19 विषय हैं, इस पर कर कौन लगाती है? राज्य सरकार लगाती है। अब राजस्व का विभाजन कैसे होता है? जो राजस्व का विभाजन होता है यह उस 80वें संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन के पूर्व इसकी दूसरी स्थिति थी। लेकिन जो 2000 में, सन 2000 में 80वां संवैधानिक संशोधन किया गया, उस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राजस्व वितरण में व्यापक परिवर्तन किए गए। इसमें राजस्व वितरण में परिवर्तन किए गए। राजस्व वितरण में परिवर्तन किए गए। और जब राजस्व वितरण में परिवर्तन किया जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका रूप व्यापक हो जाता है। जैसे अनुच्छेद 200
269 का खंड 1 और 2 के स्थान पर नया उपखंड जोड़ा गया। अनुच्छेद 269 उपखंड 1 और 2 के स्थान पर एक नया उपखंड जोड़ा गया। दूसरा संशोधन किया गया, अनुच्छेद 270 के स्थान पर नया अनुच्छेद जोड़ा गया। 270 के स्थान पर नया अनुच्छेद जोड़ा गया। जो अनुच्छेद 272 था, 272 इसको समाप्त कर दिया गया और ये संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए गए। यानी कि 1 अप्रैल 1996 जो 80वां संशोधन था वह 1 अप्रैल 1996 से लागू किया गया। तो ये विभिन्न परिवर्तन किए गए और जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तनों के उपरांत 4 प्रकार का बंटवारा किया जाता है। पहला, ऐसे कर जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। पहला 80वां संशोधन के उपरांत पहला क्या, ऐसे कर जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं परंतु राज्यों द्वारा एकत्र और प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि अनुच्छेद 268 क्या कहता है, अनुच्छेद 268 यानी कि संघ के द्वारा लगाए जाते हैं, संघ के द्वारा कर लगाए जाते हैं परंतु संग्रहित कौन करता है, संग्रह कौन करता है, प्लस प्रयुक्त कौन करता है, राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। जैसे स्टाम्प शुल्क हो गए और औषधि शुल्क हो गए, प्रसाधन सामग्री पे हो गए, यह क्या है, स्टाम्प शुल्क हो गए। जैसे कि स्टाम्प पर शुल्क, औषधि पर शुल्क, औषधि पे शुल्क और प्रसाधन सामग्री पे शुल्क। प्रसाधन सामग्री पर शुल्क है, ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्य इसको इकट्ठा करता है और राज्य इसको अपने पास रख लेता है। दूसरा, कुछ ऐसे कर होते हैं जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं परंतु दोनों संग्रहित करते हैं और प्रयुक्त करते हैं। अनुच्छेद 268 कर, अनुच्छेद 268 के कहता है केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं। यानी कि ऐसे कर जो संघ के द्वारा लगाए जाते हैं, संघ के द्वारा लगाए जाते हैं और संग्रह प्लस प्रयुक्त कौन करता है, दोनों करते हैं। यानी कि राज्य सरकार भी करती है और संघ सरकार भी करती है, दोनों करते हैं, दोनों करते हैं। अनुच्छेद 268 में 88वां संवैधानिक संशोधन करके इस पर जो अधिकार है वह किसको दे दिया गया, केंद्र सरकार को प्रदान कर दिया गया। जैसे इसमें क्या है, सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स, सेवा कर, सेवा कर पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है और ये संघ के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन इसको संग्रह कौन करता है, राज्य सरकार, प्रयुक्त कौन करता है, राज्य सरकार, संग्रह कौन करता है, संघ सरकार, यानी कि दोनों करते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा अनुच्छेद 269 में दिया गया है प्रावधान। अनुच्छेद 269 में यह कहा गया कि ऐसे कर जो केंद्र के द्वारा लगाए गए वह एकत्र किए जाते हैं परंतु राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। यानी कि ऐसे कर जो केंद्र के द्वारा लगाए वह संग्रह किए जाते हैं, संग्रह किए जाते हैं परंतु सौंपे किसे जाते हैं, राज्य को सौंपे जाते हैं।
यानी कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार लगाती है और केंद्र सरकार संग्रहित भी करती है, लेकिन उसको क्या करती है, राज्यों को सौंप देती है, उसको राज्यों को सौंप देती है। जैसे वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, जैसे क्या है, वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। उसके बाद है वस्तुओं के पारेषण पर, पारेषण पर, यानी कि जो वस्तुएं एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जाती हैं उस पर जो कर लगता है, या जो वस्तुओं पर क्रय विक्रय किया जाता है उस पर जो कर लगता है, यह कर संघ सरकार के द्वारा लगाया जाता है और संग्रहित किया जाता है, लेकिन इसको राज्यों को सौंप दिया जाता है। अब देखिए चौथा टाइप क्या है, अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 270 में यह प्रावधान किया जाता है कि ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और वसूले जाते हैं, परंतु केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित किए जाते हैं, यानी कि केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और वसूले जाते हैं। कौन से कर हैं, ऐसे कर जो केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र के द्वारा लगाए वो वसूले जाते हैं, परंतु दोनों के बीच विभाजन होता है, दोनों के बीच विभाजन होता है, दोनों के बीच विभाजन होता है। यह टॉपिक थोड़ा सा क्लिष्ट है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, यानी कि ऐसे कर जो केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं वो वसूले जाते हैं और उसको सौंपे किसे जाते हैं, दोनों के मध्य विभाजन किया जाता है, दोनों के मध्य विभाजन कर दिया जाता है। यानी कि जो 80वां संवैधानिक संशोधन हुआ उसके पूर्व आयकर, मतलब आयकर कौन से आयकर, जो कृषि आय से भिन्न है, संघीय उत्पाद शुल्क जो थे, संघीय उत्पाद शुल्क थे, ये क्या थे, यह इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन 80वां संवैधानिक संशोधन करके आयकर वो संघीय उत्पाद शुल्क इसको केंद्र को प्रदान कर दिए गए, अब इस पे जो है कौन कर लगाता है, संघ सरकार कर लगाती है। और जो संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर हैं या शुल्क हैं उस पर अधिभार उपकर इसके अंतर्गत शामिल है, संघीय उत्पाद शुल्क और आयकर के ऊपर शामिल है। और इनके बीच मतलब कि जो कर लगाए जाते हैं, जो संघ के द्वारा लगाए जाते हैं और राज्य के द्वारा इकट्ठा, यानी कि कर जो लगाए जाते हैं संघ सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, राज्यों के द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, ऐसे करों का जो आगम होता है, आगम यानी कि जो इकट्ठा होता है, जो संग्रह होता है, संग्रहित राशि होती है, उस राशि का जो बंटवारा होता है वह वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को अनुदान दिया जाता है और वित्त आयोग इसकी सिफारिश करता है और राष्ट्रपति द्वारा इसको नियत किया जाता है। यानी कि वित्त आयोग और राष्ट्रपति करों के वितरण के लिए उत्तरदायी है। वित्त आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन पर वह दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कर है संघ के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन जो राज्यों के द्वारा कर लगाया जाता है, जो राज्यों के द्वारा कर लगाया जाता है, राज्यों के द्वारा कर लगाया जाता है राज्य सूची में, उस पर कानून बनाने का अधिकार, कर लगाने का अधिकार किसको होता है, राज्य सरकार को होता है और केंद्र सरकार उनमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकती है। यदि राज्य चाहे तो उस विषयों पर, यानी कि राज्य सूची के जो 19 विषय हैं, यानी कि करों के जो 19 विषय हैं, उन विषयों पर या कुछ विषयों पर कर लगाने का अधिकार किसको दे सकती है, वह केंद्र सरकार को दे सकती है। और उस कर से जो आय होगा, यानी कि जो धनराशि संग्रहित की जाएगी, उसको पूर्ण रूप से राज्यों को दे दिया जाता है। अब संघ के प्रायोजन के लिए अधिभार, इसमें कुछ ऐसे विषय हैं संघ के प्रायोजन के लिए, संघ के प्रायोजन
के लिए जो अधिभार लगाए जाते हैं, अधिभार लगाए जाते हैं। यानी अनुच्छेद 271 यह कहता है, अनुच्छेद 271 यह कहता है कि संसद को अधिभार लगाने की शक्ति प्राप्त होगी। अधिभार यानी कि संसद क्या लगाएगी? अधिभार लगा सकती है। यानी करों के अतिरिक्त जो कर होता है, जिसको हम सरचार्ज बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सरचार्ज बोलते हैं। संघ सरकार क्या करती है? अधिभार लगा सकती है। राज्य राज्य हितबद्ध कराधान, यानी कि राज्यों के हित के लिए जो कराधान लगाया जाता है, टैक्सेशन किया जाता है। तो अनुच्छेद 274 में यह वर्णित है कि ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की गई है। यानी कि ऐसे कराधान जो राज्यों के हितों से संबंधित है और राज्य के हितों पर प्रभाव डालते हैं, ऐसे विधेयकों को पारित करने के पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश करना आवश्यक होता है। जैसे जो राजहित से संबंध कोई कर होता है या शुल्क अधिरोपित किया जाता है या उस पर परिवर्तन किया जाता है। यानी कि हितपद से संबंधित जो कर होते हैं, हितपद से संबंधित जो कर होते हैं, इस पर राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। या कृषि आय यानी कि कृषि आय का मतलब जो उल्लेख किया गया है कृषि आय, इसके पद में कोई परिवर्तन करना है, पद में परिवर्तन करना है। या तीसरा है, जो राज्यों में पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन जो धनराशियां होती हैं उसके वितरण को प्रभावित करता है। यानी कि धनराशियों के वितरण को प्रभावित करता है, धनराशि के वितरण को प्रभावित करता हो या संघ के प्रायोजन के लिए कोई अधिभार आयोजित किया जाता है संघ के उद्देश्य के लिए। यानी कि अधिभार किसके लिए? संघ के लिए कोई अधिभार आरोपित किया जाता है तो अनुच्छेद 274 के अधीन इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की गई है। यानी कि राष्ट्रपति की सिफारिश करनी जरूरी होती है। राज्यों को सहायता अनुदान अनुच्छेद 275 में यह कहा गया है कि संसद संचित निधि से सहायतार्थ राज्यों को अनुदान दे सकती है। यानी कि राज्यों को अनुदान देती है, राज्यों को अनुदान देती है। कहां से देती है अनुदान? संचित निधि से, भारत की संचित निधि से अनुदान देती है, भारत की संचित निधि से अनुदान देती है। इसी तरह से अनुच्छेद 285 के अंतर्गत यह उल्लेख प्रावधान किया गया है कि संघ की संपत्ति पर राज्य को कर लगाने का अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 285 में, यानी कि राज्य कर नहीं लगा सकता। किस पर? संघ की संपत्ति पर, संघ की संपत्ति पर राज्य कर नहीं लगा सकता, संघ की संपत्ति पर राज्य कर नहीं लगा सकता। अनुच्छेद 287 इसमें यह निषेध किया गया है, यानी कि कर निषेध किया गया है कि राज्य सरकार संघ सरकार हेतु प्रायोजित किसी उपक्रमों पर कोई कर नहीं लगा सकती। जैसे कि रेल निर्माण पर जो बिजली खर्च होती है उस बिजली पर कोई कर नहीं लगा सकती,
अनुच्छेद 289 के अंतर्गत, अनुच्छेद 289 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के करों से विमुक्त प्रदान होगी। यानी कि जो राज्यों की संपत्ति होगी, राज्यों की संपत्ति और आय वो संघ के कर से मुक्त होगी। यानी कि संघीय कर से मुक्त होगी, उस पर संघ सरकार कोई कर नहीं लगा सकता, संघ सरकार कोई कर उस पर नहीं लगा सकता। इसी तरह से अनुच्छेद 286 के अंतर्गत, अनुच्छेद 286 के अंतर्गत माल के क्रय विक्रय पर कर लगाने से राज्यों के ऊपर प्रतिबंध आरोपित किया गया है। यानी कि जो माल का क्रय विक्रय है, क्रय विक्रय पर कर लगाने से राज्यों पर प्रतिबंध है, राज्यों पर प्रतिबंध है। यानी कि राज्य सरकारें जो हैं वो माल के क्रय विक्रय पर कर नहीं लगा सकती। किसमें, कौन से माल हैं? जो राज्य के बाहर है। यानी कि जो राज्य के बाहर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, या अंतरराष्ट्रीय आयात निर्यात के दौरान जो क्रय विक्रय होता है, या फिर अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य में संसद द्वारा घोषित विशेष महत्व की वस्तुओं पर, इन सब पर कर राज्य सरकार नहीं लगा सकती है। राज्य सरकार इस सब पर कर नहीं लगा सकती है। जैसे कि संघ सरकार दूसरे राज्य से कुछ खरीदती है, या दूसरे राज्य में कोई क्रय विक्रय होता है, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो कर होते हैं, या फिर संसद द्वारा घोषित जो विशेष महत्व की वस्तुएं होती हैं, इन वस्तुओं पर राज्य सरकार कर नहीं लगा सकती है। अनुच्छेद 200 इसी को देखते हुए अनुच्छेद 286(2) के तहत एक कानून बनाया गया, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1986। केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1986 कानून बनाया गया। इस कानून में सब कुछ उल्लेख किया गया है कि राज्य किस पर कर नहीं लगा सकती है और किस पर लगा सकती है। इसको याद करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं। अब देखिए, शुद्ध आगम की गणना कैसे होती है। शुद्ध आगम की गणना, शुद्ध आगम की गणना अनुच्छेद 279 के अंतर्गत, अनुच्छेद 279 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी कर या शुल्क के संबंध में शुद्ध आगम से अभिप्रेत है, वह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षकों के द्वारा किया जाएगा। यानी कि शुद्ध आगम की गणना किसके द्वारा की गई? कैग के द्वारा, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है शुद्ध आगम की गणना। यानी कि राज्यों से कितना कर आता है और केंद्र से संघ सरकार के द्वारा कितना कर आता है जो लगाया जाता है, उस पर आगम कितना होता है, यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा इसकी गणना की जाती है। अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 292 में यह प्रावधान किया गया है, संघ को उधार लेने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 292 यह बहुत इंपॉर्टेंट है, उधार लेने की शक्ति किसको? संघ को। संघ को उधार लेने की शक्ति प्रदान की गई है, शक्ति। यानी कि इसमें 292 में यह प्रावधान है कि भारत या संघ सरकार अपनी संचित निधि पर, संचित निधि की शाख पर किसी भी देश से या अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संस्थानों से वह उधार ले सकती है। जैसे जो संघ सरकार लेती है ना, विश्व मुद्रा कोष से
या अमेरिका, रूस विदेशों से जो उधार लेती है, वो उधार किस पर लेती है? अपनी देश की जो संचित निधि होती है, उसकी संचित निधि जितनी इकट्ठी होती है, उस संचित निधि के साथ पर ही यह विदेशों से या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थानों से वह, जैसे IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थानों से वह उधार ले सकती है, कर्ज ले सकती है, ऋण ले सकती है। इसी तरह से जिस तरह से संघ को उधार लेने की शक्ति अनुच्छेद 292 में प्रदान की गई है, इसी तरह से अनुच्छेद 293 के अंतर्गत राज्यों को उधार लेने की शक्ति दी गई है। राज्यों को उधार लेने की शक्ति दी गई है, उधार लेने की शक्ति दी गई है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य भी अपने संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से राज्य की संचित निधि के साथ पर वह उधार ले सकती है। किससे उधार ले सकती है? केंद्र सरकार से उधार ले सकती है। देखिए 1935 के तहत जो था, 1935 से भारतीय शासन अधिनियम के, भारतीय शासन अधिनियम 1935 भारतीय शासन अधिनियम के तहत राज्यों को यह अधिकार दिया गया था कि राज्य अपनी संचित निधि की साख पर वो बाहर से ऋण ले सकते थे, विदेशों से ऋण ले सकते थे, राज्य भी ऋण ले सकते थे। लेकिन 1950 के बाद इसको समाप्त कर दिया गया। अब राज्यों को जो है उधार लेने की शक्ति राज्य की संचित निधि की साख पर है, वह केंद्र सरकार से है। वह किससे है? केंद्र सरकार से है, संघ सरकार से है कि वह संघ सरकार से ऋण ले। यदि राज्यों के ऊपर ऋण, संघ सरकार का जो ऋण है, जो कर्जा है, वह कर्जा बकाया, यानी कि संघ सरकार पूर्व में राज्य सरकार को कर्जा दे दिया है, ऋण दे दिया है और राज्य सरकार अभी उसको चुका नहीं पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार शर्त के अधीन या बिना शर्त को उनको कर्ज लेने की छूट प्रदान कर सकती है। यानी कि अब संघ सरकार के ऊपर है कि राज्यों को कर्जा दे कि न दे। यह संघ सरकार को शर्त आरोपित कर सकते हैं या बिना शर्त के भी उसको ऋण दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। और जो राज्य और संघ के बीच जो करों का बंटवारा है, आगम का बंटवारा है, उसके लिए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, 280 अनुच्छेद 280 के तहत एक वित्त आयोग की स्थापना की गई है। वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह वित्तीय मामलों पे सलाह देने के लिए गठित किया गया है। यह केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध हैं, अंशदान जो दिए जाते हैं, उन सभी मामलों पर सरकार को, संघ सरकार को परामर्श देने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत एक वित्त आयोग की स्थापना की गई है। इसी संदर्भ में प्रथम वित्त आयोग का गठन जो होता है, प्रथम वित्त आयोग का गठन, प्रथम वित्त आयोग का जो गठन होता है वह 1952 से 57 की अवधि के लिए 1991 में किया जाता है। 1991 में किया जाता है। अवधि क्या होती है? 52 से लेकर 57 तक। और इसके जो वित्त आयोग के, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वह केसी नियोगी होते हैं। केसी नियोगी होते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी होती हैं। इसी तरह से 2007 में 13वां वित्त आयोग का गठन किया गया। 13वां वित्त आयोग का गठन किया गया। इसकी क्या थी, अवधि क्या थी? 2010 से लेकर 2015, 2010 से 2015 की अवधि थी। जो 2007 में 13वां वित्त आयोग का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर विजय केलकर थे। विजय केलकर थे। 2012 में 14वां वित्त आयोग का गठन किया गया। किस अवधि के लिए? 2015 से लेके 2020 की अवधि के लिए 14वां वित्त आयोग गठन किया गया। और इसके जो अध्यक्ष थे 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी थे। वाई वी रेड्डी। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है।
15वां वित्त आयोग चल रहा है और यह वर्ष 2020 से 2025 तक की इसकी अवधि रखी गई है। 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसकी नियुक्ति 2017 में की गई। 2017 में की गई। इसके 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह के.एन. सिंह हैं। के.एन. सिंह हैं। के.एन. सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के.एन. सिंह हैं। और इसी संदर्भ में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया गया। वित्त आयोग अधिनियम 1951। वित्त आयोग अधिनियम 1951, जिसमें इनके गठन का प्रावधान किया गया है, इनके कार्यों का प्रावधान किया गया है, इनकी संरचना के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 280(3) के तहत, अनुच्छेद 280(3) के तहत वित्त आयोग के कर्तव्य दिए गए हैं। किसके? वित्त आयोग के कर्तव्य। वित्त आयोग के कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद 203 के तहत। इसमें यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 280 में कि वित्त आयोग का कार्य क्या होगा? करों के शुद्ध आगम का वितरण और आवंटन को सुनिश्चित करेगा। यानी कि जितने भी कर होंगे, करों के शुद्ध आगम जो होगा उसका वितरण और आवंटन करेगा। दूसरा, अनुदान की सिफारिश करेगा। यानी कि यह वितरण और आवंटन करेगा। वितरण और आवंटन करेगा। धनों का आवंटन, किस राज्य को कितना धन देना है, किस राज्य को कितना धन देना है, इसकी सिफारिश वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। और विभिन्न राज्यों को मतलब जो वितरण कितना होगा, केंद्र का अंश कितना होगा, राज्य का अंश कितना होगा, यह वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राज्य के वितरण और आवंटन करेगा, राज्यों को अनुदान की सिफारिश करेगा। अनुदान की सिफारिश करेगा। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखेगा। और राज्य वित्त आयोग जो वित्त आयोग को सिफारिश करता है धनों के संबंध में, उस पर यह विचार विमर्श करेगा और इस संबंध में वह केंद्र सरकार को सलाह देगा। अनुच्छेद 281 के तहत जो होता है, यह राज्यों के अनुदान और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए इसको संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। संसद के दोनों सदनों में इसको रखा जाता है। इसे ग्रांट यानी कि ग्रांट को कहां रखा जाता है? संसद में रखा जाता है। और संसद की सर्वसम्मति से पास होने के पश्चात ही राज्यों को ग्रांट दिया जाता है। इसी तरह से एक होता है योजना आयोग। यानी कि आपको मैं थोड़ा सा यानी कि योजना आयोग क्या करती है? वह भी सिफारिश करती है। योजना आयोग भी सिफारिश करती है, जिसका गठन है 15 मार्च। योजना आयोग इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का भी यह दायित्व होता है कि देश के संसाधनों का आकलन करना। योजना आयोग जो कि यह देश के लिए नीतियां बनाने के लिए, विभिन्न संसाधनों पर केंद्र सरकार को राय देने के लिए इसका गठन किया गया है। इसको थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। क्या है यह? थिंक टैंक के नाम से इसको जाना जाता है। इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया और पहले अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। इसके कार्य क्या होते हैं? योजना आयोग का गठन क्यों किया गया था? इसका गठन कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया था। पहला उद्देश्य यह था कि देश के संसाधनों का आकलन करना, कि देश में कितने संसाधन हैं और किन पे कर लगाया जा सकता है, किन पे नहीं लगाया जा सकता है, किन से आय हो सकती है, किन से नहीं आय हो सकती है। इन संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रारूप होता है वह योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। और राज्यों के लिए जो कार्य करने हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, संसाधनों का आवंटन करना। यानी कौन से संसाधन राज्य को दिए जाएं,
राज्य के इनकम के लिए, राज्य का प्रशासन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो किन संसाधनों से राज्य को धन इकट्ठा हो सकता है, किन संसाधनों से केंद्र को धन इकट्ठा हो सकता है, इस पर यह क्या करती है, संसाधनों का आवंटन करती है और योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए वह आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करती है कि जो राज्य के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं या संघ सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को सफल क्रियान्वयन के हेतु यह आवश्यक मशीनरी का निर्माण करती है, मशीनरी तैयार करती है और योजनाओं के प्रगति का मूल्यांकन करती है। यह आवधिक मूल्यांकन करती है। आर्थिक विकास हेतु विभिन्न कारकों की पहचान करती है कि विभिन्न जो फैक्टर हैं, किन फैक्टर से हमारे भारत का आर्थिक विकास हो सकता है। तो इसी तरह से योजना आयोग के विभिन्न कार्य थे, विभिन्न दायित्व थे। यह एक परामर्शकारी संस्था थी, संविधानेतर निकाय है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सरकार राय लेने के लिए इसमें विभिन्न समूहों से जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जैसे कृषि वैज्ञानिक होते हैं, आर्थिक सलाहकार होते हैं, वित्तीय सलाहकार होते हैं, ऐसे लोगों की एक परिषद जिसको योजना आयोग कहा गया का गठन सबसे पहले नेहरू के द्वारा किया गया। लेकिन जब 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट बनती है, 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, तो इसका नामकरण क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। यानी कि 13 अगस्त 2014 को इसको भंग कर दिया जाता है, योजना आयोग को भंग कर दिया जाता है। इसकी जगह क्या कर दिया जाता है, नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया जाता है और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वर्तमान में, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वह डॉक्टर राजीव कुमार हैं। डॉक्टर राजीव कुमार है। इसको कार्यकारी जो निदेशक हैं, यानी कि सीईओ, कार्यकारी जो मुख्य कार्यकारी जो निदेशक हैं वह कौन है, अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत इसके मुख्य निदेशक हैं। अध्यक्ष कौन है, श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है। यानी कि अब नीति आयोग, योजना आयोग अब क्या हो गया है, अब नीति आयोग हो गया है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को आज वित्तीय संबंधों से अवगत कराया। केंद्र और राज्य किन करों पर निर्धारण करता है, किन करों पर निर्धारण राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार के कौन कौन विषय है, राज्य सरकार के कौन कौन विषय है, किन पर राज्य सरकार कानून लगाती है, किन पे केंद्र सरकार लगाती है, उनका संग्रह कैसे होता है, संग्रह का बंटवारा कैसे किया जाता है और धनराशियों के आवंटन के लिए कौन कौन से संस्थाएं होती हैं जो सिफारिश करती हैं, जैसे वित्त आयोग होती है और दूसरा योजना आयोग होती है और इस तरह से राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। तो विभिन्न संस्थाएं जो होती हैं जो सरकार को सलाह देती है और वह वित्तीय करों के बंटवारा को नियत करती है। यानी कि इस वित्त आयोग के सिफारिश पर करों का बंटवारा किया जाता है, अनुदान दिया जाता है, विभिन्न राज्यों को अनुदान दिया जाता है। तो यह हमारा आज का क्या है, वित्तीय संबंध है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा इसमें से तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।